हेजन ने लिखा है कि विद्रोही पादरी, संदेह के शिकार व्यक्ति तथा वे लोग जिन पर सामंतवाद का आक्षेप लगाया गया था निर्ममतापूर्वक मारे गए। न किसी मुकदमा चलाया गया, न ही स्त्री तथा पुरुष का ध्यान रखा गया। हत्याकांड व्यवस्थापूर्वक उन लोगों द्वारा किया गया जिन्हें कम्यून के कुछ सदस्यों ने किराए पर भर्ती किया था। फर्गुसन एवं ब्रून ने भी इस हत्याकांड की आलोचना की है। सितंबर हत्याकांड के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हुए, जिनमें से प्रमुख निम्नवत थे। इस हत्याकांड से क्रांति बदनाम हो गई। दूसरा, राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनावों पर भी इसका प्रभाव हुआ। तीसरा, जिरोदित्स ने जैकोबिन दलों में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया, क्योंकि जिरोदित्स दल के सदस्य सितंबर हत्याकांड के दोषी मारा को दंडित करना चाहते थे। जैकोबिन दल इस पक्ष में न था। एक हेडिंग है वामी का युद्ध, बैटल ऑफ वामी, VALMI। वामी का युद्ध फ्रांस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ। इस युद्ध में विजय के कारण ही फ्रांस की क्रांति सुरक्षित रह सकी। वामी के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति दुमोरिये, DUMOURIEX दुमोरिये ने ऑस्ट्रिया व प्रशा की सेनाओं को परास्त किया। यह युद्ध 20 सितंबर 1792 को लड़ा गया था। इस विजय से फ्रांसीसी सेनाओं का मनोबल उठा व उन्होंने अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त की। जिस दिन वामी का युद्ध हुआ उसी दिन अर्थात 20 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्वोकेशन के चुनाव हुए व फ्रांस में राष्ट्रीय सम्मेलन का शासन प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार फ्रांस में गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई। एक हेडिंग राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्वोकेशन 21 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 10 अगस्त 1792 को जनता द्वारा तुइलरी के महल पर दूसरी बार आक्रमण किया गया व राजा लुई 16वें को भगाकर व्यवस्थापिका सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली में शरण लेनी पड़ी। इस घटना ने फ्रांस के राजनीतिक पटल पर गंभीर प्रभाव डाला। व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि नवीन संविधान का निर्माण करके फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की जाए, किंतु संविधान को बनाने का अधिकार व्यवस्थापिका सभा को न था। अतः चुनाव कराकर राष्ट्रीय सम्मेलन को शासन सौंपना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से 11 अगस्त 1792 को व्यवस्थापिका सभा को समाप्त कर दिया गया तथा चुनाव होने तक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व पेरिस कम्यून को सौंपा गया। राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चुनाव 20 सितंबर 1792 को हुए। इस प्रकार 21 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस की बागडोर को अपने हाथों में ले ली। राष्ट्रीय सम्मेलन फ्रांस की तीसरी क्रांतिकारी सभा थी। इसने 21 सितंबर 1792 से 20 अक्टूबर 1795 तक शासन किया। राष्ट्रीय सम्मेलन में सदस्यों की कुल संख्या 782 थी, जिसमें 200 जिरोदिन, 100 जैकोबिन व 842 स्वतंत्र सदस्य थे। 482 स्वतंत्र सदस्य थे। एक हेडिंग है राष्ट्रीय सम्मेलन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नेशनल कॉन्वोकेशन। राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 22 सितंबर 1792 को हुआ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य कार्य फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करने के लिए नवीन संविधान की रचना करना था, किंतु इस राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रारंभ हो से ही अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी कारण हेज ने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, संभवतः शायद ही किसी वैधानिक संस्था को प्रारंभ से ही इतनी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा हो जितना कि राष्ट्रीय सम्मेलन को करना पड़ा। राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। पहला, लुई 16वें की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ लुई 16।
लुई 16वें 10 अगस्त 1792 ई तक फ्रांस का शासक रहा था। यह सर्वविदित था कि वह राजतंत्र का समर्थक तथा क्रांति का ये विरोधी था। अतः लुई 16वें को क्या दंड दिया जाए, इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन को विचार करना था। सामान्य परिस्थितियों में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, किंतु राष्ट्रीय सम्मेलन में इस विषय को लेकर जीरोदिन व जैकोबिन दलों में मतभेद था। यद्यपि दोनों दल गणतंत्र के समर्थक थे, किंतु जैकोबिन दल राजा को मृत्युदंड देना चाहता था, जबकि जीरोदिन लुई 16वें को मृत्युदंड देने के पक्ष में न थे। दूसरा, नवीन संविधान का निर्माण, टू प्रिपेयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय सम्मेलन का सबसे प्रमुख कार्य फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करने के लिए नए संविधान को तैयार करना था। तीसरा, शांति की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश पीस इन फ्रांस। 1789 ई के पश्चात फ्रांस में स्थित शांतिमय नहीं थी। जगह जगह विद्रोह हो रहे थे तथा राजतंत्र समर्थकों व क्रांतिकारियों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। अतः राष्ट्रीय सम्मेलन इस समस्या को सुलझाकर फ्रांस में शांति की स्थापना करे। इसके साथ ही फ्रांस में एक सुदृढ़ सरकार की स्थापना करना भी आवश्यक था। चौथा, सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स। फ्रांस की क्रांति ने समानता, इक्वलिटी का पाठ जनता को पढ़ाया था तथा राष्ट्रीय सम्मेलन से पूर्व अनेक सामाजिक सुधारों की घोषणा की गई थी, किंतु जनता में अभी भी अत्यधिक असंतोष व्याप्त था। जनसाधारण किए गए सुधारों को स्थायी बनाना तथा अनेक नवीन सुधार चाहता था। अतः राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए आवश्यक था कि वह जनसाधारण की सामाजिक समस्याओं का समाधान करे। आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फ्रांस की क्रांति से पूर्व ही फ्रांस की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। क्रांति के दौरान उत्पन्न अराजकता एवं दुर्व्यवस्था ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को और अधिक शोचनीय बना दिया। क्रांति के कारण उद्योग धंधे, व्यापार व कृषि नष्ट हो गए। अनाज की भीषण कमी थी। विदेशों में फ्रांस की मुद्रा को स्वीकारने के लिए कोई तैयार न था। फ्रांस इस समय गंभीर आर्थिक संकट में था। अतः इस संकट से फ्रांस को निकालना राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एक चुनौती थी। छठवां, धार्मिक समस्याएं, रिलीजियस प्रॉब्लम्स। फ्रांस में इस समय अनेक धार्मिक समस्याएं भी थी। फ्रांस में अधिकांश जनता कैथोलिक धर्म की अनुयायी थी, किंतु क्रांतिकारी पोप के विरोधी थे, क्योंकि पोप स्वतंत्र राजतंत्र का समर्थक था। अनेक पादरी लौकिक संविधान, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति शपथ लेने को तैयार न थे। अतः इन धार्मिक समस्याओं को सुलझाना भी राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए आवश्यक था। सातवां, जीरोदिन तथा जैकोबिन दलों में मतभेद, डिफरेंस बिटवीन जीरोदिन एंड जैकोबिन्स। राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष सबसे कठिन समस्या जीरोदिन व जैकोबिन दलों के मध्य मतभेद था। यद्यपि दोनों ही दल गणतंत्र के समर्थक थे तथा फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, किंतु उनके तरीके व विचारधारा भिन्न भिन्न थे। जीरोदिन यह कार्य शांति से करना चाहते थे, जबकि जैकोबिन हिंसा में विश्वास रखते थे। यद्यपि राष्ट्रीय सम्मेलन में जीरोदिन दल के सदस्यों की संख्या अधिक थी, किंतु जैकोबिन को राष्ट्रीय सम्मेलन के बाहर अपार समर्थन प्राप्त था। अतः यह समस्या अत्यंत विकट थी। आठवां, विदेशी आक्रमणों की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन अटैक्स। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा फ्रांस का शासन ग्रहण करते समय विदेशी आक्रमण का भय फ्रांस पर छाया हुआ था। ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस की सेनाएं फ्रांस की सीमा तक पहुंची हुई थी। फ्रांस की सेना विशेष व्यवस्थित एवं संगठित नहीं थी। अतः फ्रांस की रक्षा करने की समस्या राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष थी। उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा किए गए गृह नीति, वर्क्स डन बाय नेशनल कन्वोकेशन एंड होम पॉलिसी। 21 सितंबर 1792 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात राष्ट्रीय सम्मेलन के
सम्मेलन ने अनेक समस्याओं के होते हुए भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्नवत थे। पहला, फ्रांस के लिए नवीन कैलेंडर, न्यू कैलेंडर ऑफ फॉर फ्रांस। 22 सितंबर 1792 को ही फ्रांस में एक नवीन कैलेंडर की स्थापना की गई। इस कैलेंडर में 12 माह थे, जिनके नाम ऋतुओं के आधार पर थे। एक माह में 30 दिन निर्धारित किए गए। प्रत्येक 10वां दिन 17 सितंबर से 31 सितंबर छुट्टी का होता था। छुट्टी के इस समय को साँझ क्यूलोत कहते थे। प्रत्येक वर्ष में के अंत में 5 दिनों का अवकाश होना था। यह कैलेंडर 1792 से 1806 तक प्रयोग में लाया गया। दूसरा, फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति, एंड ऑफ मोनार्ची इन फ्रांस। राष्ट्रीय सम्मेलन ने अपने अधिवेशन के पहले ही दिन 21 दिसंबर से 1792 फ्रांस में, ये ब्रैकेट में है, फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित हुआ। अगले ही दिन 22 सितंबर 1792 के ब्रैकेट में है को फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। यह घोषणा औपचारिक रूप से नहीं की गई थी, केवल परोक्ष रूप से उसका उल्लेख किया गया। हेजन ने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, इस प्रकार किसी भी दिखावे और धूमधाम के गणतंत्र का उदय हुआ। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करना राष्ट्रीय सम्मेलन का एक प्रमुख कार्य था। तीसरा, राजा लुई 16वें को मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस टू लुई 16। राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष एक अन्य समस्या राजा लुई 16वें के रूप में विद्यमान थी। राष्ट्रीय सम्मेलन को यह निर्णय लेना था कि राजा लुई 16वें के साथ क्या व्यवहार किया जाए। दातों ने राष्ट्रीय सम्मेलन में लोहे का एक बॉक्स प्रस्तुत किया, जिसे राजा के महल से प्राप्त किया गया था। इसमें अनेक ऐसे पत्र थे जिससे यह प्रमाणित होता था कि राजा क्रांति का विरोधी था तथा अन्य देशों से उसके संबंध थे। अतः राजा का देशद्रोही होना भी प्रमाणित हो गया। जिरोदिन दल के सदस्य राजा को मृत्युदंड देने के पक्ष में न थे। जैकोबिन लुई 16वें को किसी भी दया अथवा रियायत के अयोग्य समझते थे। रास्बपियर ने लुई 16वें को मृत्युदंड दिए जाने का समर्थन करते हुए कहा, इन्वर्टेड कॉमास में, राज्य को जीवित रखने के लिए राजा की मृत्यु आवश्यक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। जैकोबिन दल तो बिना मुकदमा चलाए राजा को दंडित करने के पक्ष में था, तथापि राजा पर मुकदमा चलाया गया तथा उसे दोषी पाया गया। अतः 16 जनवरी 1793 को राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात पर मतदान हुआ कि राजा को मृत्युदंड दिया जाए अथवा नहीं। इस मतदान में कुल 721 लोगों ने मतदान किया, जिसमें से 387 मत मृत्यु के पक्ष में व 334 विपक्ष में पड़े। इस प्रकार लुई 16वें की मृत्यु निश्चित हो गई। 21 जनवरी 1793 को तुइलरी राजमहल के सामने गिलोटिन को खड़ा किया गया। दिन में 10 बजे लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस स्थान को आजकल गणतंत्र चौक, रिपब्लिक स्क्वायर कहा जाता है। लुई 16वें ने साहसपूर्वक मौत के गले लगा लिया। गिलोटिन पर चढ़ते समय लुई 16वें ने जनता को संबोधित करके कहा, सज्जनों, मैं इन्वर्टेड कॉमास में, सज्जनों, मैं निर्दोष हूँ। मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। मेरा रक्त फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी हो, यही मेरी कामना है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। लुई 16वें को यद्यपि गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, किंतु इसका प्रभाव फ्रांस के हित में अच्छी नहीं हुआ। हेजन ने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, राजा के वध का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के शत्रुओं की संख्या बढ़ गई और उसके प्रति उनकी घृणा का और भी अधिक गहरा हो गई। हाँ, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। लुई 16वें की मृत्यु के निम्नलिखित प्रभाव हुए।
पहला, फ्रांस के शत्रुओं में पारस्परिक सौहार्द बढ़ा। दूसरा, इंग्लैंड ने लुई 16वें की मृत्यु की आलोचना की। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री छोटे पीट द एंगर ने इसे एक अमानवीय घटना, इनह्यूमन एक्ट बताया। लुई 16वें की हत्या के पश्चात इंग्लैंड भी ऑस्ट्रिया व प्रशा की साथी बन गया। तीसरा, राजतंत्र समर्थक राष्ट्रीय सम्मेलन के घोर विरोधी हो गए। अनेक स्थानों पर विद्रोह हो गए। चौथा, जैकोबिन व जिरोदिन दल के संबंध और खराब हो गए। पांचवा, फ्रांस की सेना का योग्य सेनापति दुमरिज DOMBORIEZ भी राष्ट्रीय सम्मेलन का विरोधी हो गया, क्योंकि वह लुई 16वें की मृत्यु के पक्ष में न था। छठवा, शक्तिशाली सरकार का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्ट्रांग गवर्नमेंट। राष्ट्रीय सम्मेलन के चारों ओर अनेक समस्याएं थी। लुई 16वें को मृत्युदंड दिए जाने से राष्ट्रीय सम्मेलन की समस्याएं और अधिक बढ़ गई। इन विषम परिस्थितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन ने अत्यंत साहस के साथ सामना किया। हेज ने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, किसी अन्य सरकार ने कभी इससे अधिक क्रियाशीलता, साहस और निर्भीकता का परिचय नहीं दिया। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक आदेश जारी करके युवा एवं शक्तिशाली व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया। इस प्रकार 3 लाख सैनिकों को भर्ती किया गया, जिससे सेना शक्तिशाली हो गई। इसके साथ ही वृद्धों व स्त्रियों को युद्ध संबंधी साज सामान बनाने तथा सैनिकों की देखभाल का कार्य भी सौंपा गया, जो उस समय की स्थिति को देखते हुए आवश्यक था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के आक्रमण का खतरा फ्रांस पर मंडरा रहा था। इस प्रकार फ्रांस को युद्ध के लिए तैयार करने का श्रेय तत्कालीन रक्षा मंत्री कानो को ही है। कार्नो CARNOT कार्नो को है, जिसने सैनिक दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक रूप से भी फ्रांस को युद्ध का सामना करने व विद्रोहियों का दमन करने के लिए तैयार कर दिए। इसके अतिरिक्त फ्रांस की आंतरिक स्थिति को देखते हुए फ्रांस में एक शक्तिशाली सरकार का होना आवश्यक था। सरकार शक्तिशाली तभी हो सकती थी जबकि उसे शक्तियां प्रदान की जाती। अतः 6 अप्रैल 1793 को एक समिति का गठन किया गया, जिसे लोक सुरक्षा समिति, कमिटी फॉर पब्लिक सेफ्टी कहा गया। इस समिति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के असीमित अधिकार सौंपे गए। यद्यपि इसका कार्य लोक सुरक्षा था, किंतु इसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अत्यधिक अत्याचार किए। इसी कारण समिति को आतंक का राज्य, रीजन ऑफ टेरर की आत्मा कहा गया। इस समिति में 12 सदस्य थे। इनमें रास्बेपियर व कार्नो प्रमुख थे। लोक सुरक्षा समिति के अतिरिक्त एक अन्य समिति की भी स्थापना की गई। इसे सामान्य रक्षा समिति, कमिटी फॉर जनरल सिक्योरिटी कहा गया। इस समिति के 21 सदस्य थे। इस समिति का कार्य देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। एक प्रकार इसका कार्य आधुनिक पुलिस के समान था। इस समिति को भी व्यापक अधिकार दिए गए। यह समिति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। इस सुविधा के लिए एक कानून, लॉ ऑफ सस्पेक्ट बनाया गया था। इसके अतिरिक्त एक न्यायालय की भी स्थापना की गई, जिसे क्रांतिकारी न्यायालय, रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल कहते हैं। क्रांति के सिद्धांतों का विरोध करने वालों पर इस न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता था व उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। इसी कारण राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सदस्य ने इस न्यायालय की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा था, इन्वर्टेड कामास में, చేసి దీపం పెట్టే పైన ఉంది అది లేకపోతే ఇంట్లో ఉంటాయి కదా కొత్తవి నెయ్యి। राष्ट्रीय कानून के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने के लिए इन न्यायालयों को बनाया गया। 5वां, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स। राष्ट्रीय सम्मेलन ने अनेक राष्ट्रीय सुधार भी किए। नीग्रो स्लेवरी का फ्रांस से उन्मूलन किया गया। फ्रांस में वर्ग के स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को फ्रांस के नागरिक के रूप में जाना गया। बड़े बड़े जमींदारों की भूमि को सरकार ने अपने
अधीन कर गरीब किसानों में वितरित कर दिया ताकि सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित हो सके। विवाह व तलाक के नियमों को सरल बना दिया गया। संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया ताकि राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो सके। फ्रांस में विभिन्न उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया। राजा को भी एक साधारण नागरिक ही समझा जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय सम्मेलन ने सुधार किए। विभिन्न स्कूलों व पुस्तकालयों की स्थापना की गई। छठवां, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। राष्ट्रीय सम्मेलन के शासनकाल के दौरान फ्रांस में अनेक आर्थिक सुधार भी किए गए। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य व मजदूरी को निश्चित कर दिया गया। ऐसा न करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई। फ्रांस में मीट्रिक प्रणाली की भी व्यवस्थापना की गई। प्रवासी सामंतों, इमेजर्स व पादरियों की संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया। राज्य की वित्तीय समस्याओं का समाधान करने के लिए वित्त विशेषज्ञ परिषद, फाइनेंशियल कमेटी की स्थापना की गई। सातवां, कानूनी सुधार, कोड ऑफ लॉ। कानूनी क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मेलन ने अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार किए। फ्रांस में बने हुए कानूनों को संहिता, कोड का रूप प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया। उत्तराधिकार संबंधी नियमों में संशोधन किया गया। ऋण वापस न लौटने की स्थिति के लिए भी कानून में संशोधन किया गया। पहले ऋण न लौटाने पर जेल भेजने की व्यवस्था थी, इसे अब समाप्त कर दिया। आठवां, धार्मिक सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म्स। कोई आए हैं पापा को देखने में। राष्ट्रीय सम्मेलन के शासन के दौरान महत्वपूर्ण धार्मिक परिवर्तन किए गए। राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्य पोप की सर्वोत्तम सार्वभौम सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा ईसाई ईश्वर के स्थान पर बुद्धि पूजा, वर्शिप ऑफ रिसोनिंग को महत्ता दी गई व गिरजाघरों को तर्क के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ रिसोनिंग बनाने का प्रयास किया गया। गिरजाघरों से घंटे हटा दिए गए। गिरजाघरों के शिखर तोड़ डाल गए क्योंकि वे अन्य इमारतों से ऊंचे थे, अतः समानता के सिद्धांत का विरोध करते थे। 10 नवंबर 1793 को नात्रे डेम DOME के चर्च को बुद्धि के मंदिर में परिवर्तन कर दिया गया। गणतंत्र के 3 रंगों से सजाकर एक युवती को बुद्धि की देवी का रूप प्रदान किया गया। उस समय की स्थिति को हार्वर्ड के निम्न कथन से भली भांति समझा जा सकता है। उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमास में, प्रकृति के अतिरिक्त हमें अन्य कोई धर्म नहीं चाहिए। तर्क के अतिरिक्त कोई मंदिर तथा स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व के अतिरिक्त कोई आराधना नहीं चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। नौवां, नवीन संविधान का निर्माण, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन संविधान की स्थापना करना था। अतः 1793 में एक नवीन संविधान की रचना की गई। इस संविधान में विभागों के अधिकारों तथा जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। जनता को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया तथा यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक कानून पारित करने से पूर्व उसे जनता के समक्ष रखा जाएगा। किंतु आतंक का शासन, रीजन ऑफ टेरर लागू होने जाने के कारण यह संविधान कार्यान्वित न हो सका। अतः 1795 में नवीन संविधान तैयार किया गया। इस संविधान को तृतीय वर्ष का संविधान, अपॉस्ट्रोफी में है तृतीय वर्ष का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 3 ईयर भी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा जिस नए कैलेंडर की स्थापना की गई थी उसके तीसरे वर्ष में यह संविधान तैयार हुआ था। 1795 में नवीन संविधान के द्वारा 2 सदन हाउसेस वाले विधानसभा की स्थापना की मांग की। प्रथम सदन को बुजुर्गों का सदन, काउंसिल ऑफ एल्डर्स कहा गया। इस सदन का सदस्य 40 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं बन सकता था।
इन सदस्यों का विवाहित होना भी अनिवार्य था। बुजुर्गों के सदन के सदस्यों को वीईटीओ का अधिकार था। इस सदन में सदस्यों की संख्या 250 थी। दूसरे सदन को 500 का सदन काउंसिल ऑफ 500 कहते थे, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या 500 थी। इनकी आयु कम से कम 30 वर्ष होना अनिवार्य था। इस सदन का कार्य कानून बनाना था। दोनों ही सदन के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव इंडायरेक्ट इलेक्शन होना था। हाँ, प्रत्येक वर्ष दोनों ही सदनों के 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता था। उपरोक्त सदनों के द्वारा डायरेक्टरी के लिए सदस्यों को चुना जाता था। कार्यपालिका के समस्त अधिकारों डायरेक्टरी में ही निहित थे। डायरेक्टरी में 5 सदस्य होते थे। इनको चुनने के लिए पहले 500 सदस्यों का सदन काउंसिल ऑफ 500 किन्हीं 50 को चुनता था। उनमें से 5 का चुनाव बुजुर्गों के सदन के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार डायरेक्टरी के 5 सदस्यों में से प्रत्येक 3-3 माह के लिए डायरेक्टरी का अध्यक्ष बनता था। प्रत्येक वर्ष डायरेक्टरी के एक सदस्य को सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। डायरेक्टरी एक मंत्रिमंडल का गठन करती थी, जिसमें 6 सदस्य होते थे। 1795 ई में निर्मित नवीन संविधान को निम्न तालिका में समझा जा सकता है। ये एक के नीचे एक है। डायरेक्टरी का अध्यक्ष, डायरेक्टरी ब्रैकेट में 5 सदस्य, मंत्रिमंडल 6 सदस्य ब्रैकेट में, विधानमंडल ब्रैकेट में 2 सदन वाली हैं। इसके बाद 2 भाग है इसमें। बुजुर्गों का सदन 250 सदस्य, 500 का सदन 500 सदस्य। नवीन संविधान में प्रांतीय प्रशासन को 1791 ई के संविधान के अनुरूप ही रखा गया। इसके द्वारा समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। नवीन संविधान की एक विशेषता धर्म पूजन की स्वतंत्रता प्रदान किया जाना भी थी। इस संविधान के द्वारा अवरोध एपास्ट्रीज में है, अवरोध और नियंत्रण के सिद्धांत एपास्ट्री क्लोज्ड को अपनाया गया था, जिससे शक्ति किसी एक संस्था अथवा व्यक्ति के हाथों में केंद्रित न हो सके। राष्ट्रीय सम्मेलन की वैदेशिक नीति, यह हेडिंग है राष्ट्रीय सम्मेलन की वैदेशिक नीति। फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशनल कन्वोकेशन। आंतरिक मामलों के समान ही वैदेशिक मामलों में भी राष्ट्रीय सम्मेलन ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जिस समय राष्ट्रीय सम्मेलन शक्ति में आया था, फ्रांस चारों ओर से संकट से घिरा हुआ था। विदेशी सेनाएं फ्रांस की सीमाओं पर पड़ी थी। राष्ट्रीय सम्मेलन के शासनकाल में ही लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ा दिए जाने के परिणाम स्वरूप वैदेशिक आक्रमण का भय और बढ़ गया, क्योंकि इस घटना ने यूरोप के सभी राजतंत्रात्मक राज्यों के अध्यक्षों को भयभीत कर दिया था। राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रशासन काल के दौरान निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं हुई। प्रथम संगठन, फर्स्ट कोलिएशन, COALITION, फ्रांस के विरुद्ध यूरोप के राज्यों में मिलकर 1793 ई में एक संगठन बनाया। इस संगठन के सदस्य ऑस्ट्रिया, प्रशा, हॉलैंड, स्पेन, सर्डिनिया और इंग्लैंड थे। इस संगठन ने 1793 ई में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। वह बेल्जियम, सेवाय, नाइस, राइन क्षेत्र पर मित्र राष्ट्रों की सेना ने अधिकार कर लिया। फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा। फ्रांस की विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ फ्रांस इस पराजय से हतोत्साहित न हुआ। इसी समय फ्रांस को कार्नो के रूप में अत्यंत योग्य युद्ध मंत्री मिल गया। कार्नो सैनिक प्रबंध में अद्वितीय था। कार्नो ने फ्रांस की सेना को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया। इसके साथ ही उसने संपूर्ण फ्रांस में युद्ध की भावनाएं प्रेरित कर दी। हेज ने लिखा है इन्वर्टेड कामास में, आधुनिक युग में पहली बार संपूर्ण राष्ट्र ही शस्त्र उठाए हुए प्रतीत हो रहा था। इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। फ्रांस के सौभाग्य से उसके पास मारा, MEREAU, मारा व जॉर्डन, JOURDAN ब्रैकेट में जैसे योग्य सेनापति थे। इस प्रकार
इस प्रकार सेना को पुनर्संगठित करके फ्रांस ने मित्र राष्ट्रों से खोए हुए प्रदेश पुनः जीत लिए। इस प्रकार प्रथम संगठन फ्रांस का उचित न कर सका, प्रथम संगठन असफल हो गया। राष्ट्रीय सम्मेलन का पतन। एक हेडिंग है राष्ट्रीय सम्मेलन का पतन, डाउनफॉल ऑफ द नेशनल कॉन्वोकेशन। 5 अक्टूबर 1795 को 30,000 के लगभग भीड़ ने राष्ट्रीय सम्मेलन पर धावा बोल दिया। इस भीषण स्थिति से निपटने के लिए बारास नामक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई। बारास ने यह कार्य नेपोलियन को सौंप दिया। नेपोलियन ने कठोरतापूर्वक इसका दमन किया। इस समय तक राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्य भी पूरा हो चुका था। अतः 26 अक्टूबर 1795 को राष्ट्रीय सम्मेलन को भंग कर दिया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल्यांकन। ये एक हेडिंग है राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल्यांकन। एवोल्यूशन ऑफ नेशनल कन्वोकेशन। राष्ट्रीय सम्मेलन ने 1792 से 1795 तक शासन किया। जिस समय राष्ट्रीय सम्मेलन शक्ति में आया था, फ्रांस आंतरिक व बाह्य समस्याओं से घिरा हुआ था। राष्ट्रीय सम्मेलन ने आंतरिक व बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में अद्भुत सफलता प्राप्त की। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता, जैसा कि लियो गर्शियोय ने लिखा है। राष्ट्रीय सम्मेलन ने डायरेक्टरी को युद्ध एवं दिवालियापन के तोहफे दिए इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। राष्ट्रीय सम्मेलन की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नवत थी। पहला, मैट्रिक प्रणाली, दशमलव प्रणाली ब्रैकेट में का प्रचलन किया। दूसरा, राष्ट्रीय सम्मेलन ने विधि संहिता ब्रैकेट में कोड तैयार की। तीसरा, राष्ट्रीय सम्मेलन ने शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया। चौथा, धर्म के क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए गए, राष्ट्रीय भावना में वृद्धि की। छठवा, आर्थिक सुधार द्वारा फ्रांस में समानता की स्थापना की। इसी कारण डेविड थॉमस ने राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है इन्वर्टेड कामास में, जनता व सरकार, समाज व राज्यों के संबंध निश्चित रूप से पहले की तुलना में घनिष्ठ हो गए इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। सातवां, फ्रांस को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाया तथा प्रथम संगठन फर्स्ट कोलिएशन के विरुद्ध सफलता प्रदान कराई। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सम्मेलन ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसी कारण हेज ने लिखा है इन्वर्टेड कामास में, गणतंत्र के अनेक विजयोपहार इतने शानदार और उसकी सफलताओं का लेखा इतना आदरणीय था कि बाद में भी पीढ़ियों ने उनसे प्रेरणा और शिक्षा ग्रहण की। इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। लियो गर्शियोय ने भी राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसने समस्त कार्य अत्यंत विषम परिस्थितियों में किए। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखने पर उसके कार्य अद्वितीय दृष्टिगत होते हैं। एक हेडिंग है आतंक का शासन, रीजियन ऑफ टेरर। किसी भी क्रांति के पश्चात क्रांति से हुए परिवर्तनों को बनाए रखना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि क्रांति विरोधी तत्व पुनः पूर्व स्थिति लाने का प्रयास करते हैं। फ्रांस की क्रांति के पश्चात भी यह स्थिति थी। फ्रांस में न केवल आंतरिक समस्याएं थी, वरन बाह्य संकट भी उस पर छाया हुआ था। विदेशी सेनाएं फ्रांस की सीमा पर खड़ी थी, जो कभी भी आक्रमण कर सकती थी। फ्रांस के राजतंत्र समर्थक ऑस्ट्रिया की सहायता से फ्रांस में पुनः राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इन परिस्थितियों में आतंक के शासन की स्थापना की गई। आतंक के शासन का उद्देश्य फ्रांस में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के साथ ही विदेशी आक्रमणों से फ्रांस की रक्षा करना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन ने आतंक तथा हिंसा का रास्ता अपनाया, जिसके द्वारा क्रांति विरोधी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार आतंक एवं हिंसा के इस शासन को आतंक का शासन, रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है। ग्रांट एंड टेम्परले ने लिखा है इन्वर्टेड कामास में, इतिहास में अनेक आतंक के शासन हुए हैं, अनेक सरकारें हुई हैं जिन्होंने शक्ति के द्वारा शासन किया है, किंतु फ्रांस में आतंकवादी शासन की उल्लेखनीय बात यह है कि फ्रांस में यह प्रजातंत्र तथा जनता के प्रभुत्व के नाम पर किया गया। इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। आतंक का शासन
कब प्रारंभ हुआ यह कहना कठिन है। फिर भी क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना से रॉबेस्पियर की मृत्यु तक के समय को आतंक के शासन का काल, ये अपॉस्ट्रिस में है, आतंक के शासन का काल माना जा सकता है। इस तरह आतंक का शासन 9 मार्च 1793 ई से 28 जुलाई 1794 ई तक रहा। एक और हेडिंग है, आतंक का शासन स्थापित करने के कारण, काजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द रीजन ऑफ टेरर। राष्ट्रीय सम्मेलन ने जिस समय शासन करना प्रारंभ किया, फ्रांस चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ था। फ्रांस में गृहयुद्ध के आसार नजर आ रहे थे तथा सीमाओं पर ऑस्ट्रिया व रशिया की सेनाएं खड़ी थी। इसी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए दांतों ने कहा था, क्रांति 2 पार्टों के बीच में है। इन्वर्टेड कामस में है, क्रांति 2 पार्टों के बीच में है। घर में भी शत्रु है, सीमा पर भी शत्रु है। इन्वर्टेड कामस क्लोज्ड। अतः क्रांति के समर्थकों का विचार था कि जो भी क्रांति अथवा उसके सिद्धांतों का विरोध करता है उसका विनाश कर देना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर फ्रांस में आतंक के शासन की स्थापना की गई। आतंक का शासन स्थापित किए जाने के अग्रलिखित कारण थे। पहला, आंतरिक समस्याएं, इंटरनल प्रॉब्लम्स। फ्रांस की आंतरिक स्थिति बहुत खराब थी। स्वतंत्र राजतंत्र समर्थक निरंतर षड्यंत्र करके फ्रांस के पुनः राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहे थे। जिरोदिन एवं जैकोबिन दलों में पारस्परिक संघर्ष चल रहा था। इसी समय ब्रिटेनी तथा लावेंडी नामक प्रांतों में विद्रोह हो गया। इन विद्रोहों के साथ ही फ्रांस के विभिन्न भागों में विद्रोह होने लगे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता थी। अतः आतंक के शासन की स्थापना की गई। दूसरा, विदेशी आक्रमण, फॉरेन अटैक्स। राजतंत्र समर्थक देश फ्रांस के विरोधी हो गए तथा शक्ति के द्वारा फ्रांस में पुनः राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री छोटे पिट से फ्रांस के विरुद्ध प्रथम संगठन, फर्स्ट कोलिशन बनाया, जिसमें इंग्लैंड के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्पेन, हॉलैंड इत्यादि देश थे। इस संगठन ने आक्रमण करके बेल्जियम, राइन प्रदेश, सेवाय, नाइस आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ऐसे में फ्रांस का अस्तित्व खतरे में था। अतः फ्रांस की सुरक्षा के लिए आतंक का शासन प्रारंभ किया गया ताकि सेना को सुसंगठित किया जा सके। आतंक का शासन स्थापित करके कार्नो को युद्ध मंत्री बनाया, जिसने सेना को सुसंगठित किया व फ्रांस के गौरव को बचाया। तीसरा, लुई 16वें की मृत्युदंड। लुई 16 GUILLOTINED 21 जनवरी 1793 ई को लुई 16वें को गिलेटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया। लुई 16वें को मृत्युदंड देने से देश के अंदर व बाहर राष्ट्रीय सम्मेलन के अनेक शत्रु हो गए। अतः इसी स्थिति का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली सरकार का होना आवश्यक था। अतः दातो व जैकोबिन दल के अन्य नेताओं ने आतंक के राज्य की स्थापना की। चौथा, जैकोबिन का शक्ति, उसको भी दे देना रे, जैकोबिन दल का शक्ति में आना। जैकोबिन्स कम टू पावर। फ्रांस की क्रांति के पश्चात कुछ लोग का यह मानना था कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे लोग 2 दलों में विभक्त हो गए जिन्हें जिरोदिन व जैकोबिन कहा जाता था। जैकोबिन दल हिंसा में विश्वास रखता था। राष्ट्रीय सम्मेलन में यद्यपि जिरोदिन दल के सदस्यों की संख्या अधिक थी, किंतु जैकोबिन दल का जनसाधारण पर अच्छा प्रभाव था। 31 मई 1793 ई को जैकोबिन दल ने राष्ट्रीय सम्मेलन पर अधिकार कर लिया था। जिरोदिन दल के प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया। इस प्रकार फ्रांस पर जैकोबिन दल का प्रभुत्व स्थापित हो गया। जैकोबिन हिंसा में विश्वास रखते थे, अतः उन्होंने आतंक का शासन प्रारंभ कर दिया। ग्रांट एंड टेम्परले ने भी इस विषय में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, आतंक का राज्य जो अगस्त 1792 ई में प्रारंभ हुआ था, जिरोदिनों के पतन से चरम सीमा पर पहुंच गया।
इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। एक हेडिंग है आतंक के राज्य की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजन ऑफ टेरर। 31 मई 1793 को जैकोबिनों ने राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्वोकेशन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस प्रकार फ्रांस से जैकोबिन दल का शासन प्रारंभ हुआ। जैकोबिन दल के प्रमुख नेताओं में दातो DANTON, रास्बपियर RABESPIERRE, सेंट जस्ट STJUST ब्रैकेट में तथा कार्नो CARNOT थे। इन नेताओं का विचार था कि फ्रांस में व्याप्त अशांति, दुराचार व अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना किया जाना आवश्यक था। अतः सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनके परिणाम स्वरूप फ्रांस में आतंक के शासन की स्थापना हुई, जिनका वर्णन निम्नवत है। पहला, लोक सुरक्षा समिति, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। लोक सुरक्षा समिति की स्थापना आतंक का शासन प्रारंभ किए जाने का मुख्य स्तंभ थी। इस समिति को कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव व व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटर के असीमित अधिकार सौंपे गए। यद्यपि इस समिति का कार्य लोक सुरक्षा था, किंतु इसने अपने अधिकारों को दुरुपयोग करते हुए अत्यधिक अत्याचार किए। इसी कारण इस समिति को आतंक के राज्य की आत्मा, सोल ऑफ द टेरर कहा गया। इस समिति में सदस्यों की संख्या 12 थी, जिसमें रास्बपियर व कार्नो प्रमुख थे। दूसरा, सामान्य सुरक्षा समिति, कमिटी फॉर जनरल सेफ्टी। सामान्य सुरक्षा समिति में 21 सदस्य थे। इस समिति का कार्य देश में सुरक्षा व शांति बनाए रखना था। इस समिति को भी व्यापक अधिकार प्राप्त थे। यह समिति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। इस सुविधा के लिए लॉ ऑफ सस्पेक्ट बनाया गया था। तीसरा, क्रांतिकारी न्यायालय, रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। क्रांति व क्रांति के सिद्धांतों का विरोध करने वाले पर मुकदमा चलाने व दंडित करने के लिए पेरिस में क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की गई। शीघ्र ही संपूर्ण फ्रांस में ऐसे न्यायालय स्थापित हो गए। इन न्यायालयों में मुकदमे का दिखावा किया जाता था तथा अधिकांशतया अपराधी को मृत्युदंड ही प्रदान किया जाता था। इसी कारण राष्ट्रीय सम्मेलन के एक सदस्य ने इन न्यायालयों के विषय में कहा था, इन्वर्टेड कॉमास में, कानून के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने के लिए इन न्यायालयों को बनाया गया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। इन न्यायालयों ने हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड प्रदान किया। मृत्युदंड फैसला सुनाने के लिए कुछ ही घंटों के पश्चात दे दिया जाता था। चौथा, गिलेटिन, GUILLOTINE, गिलोटिन। आतंक का राज्य स्थापित करने में गिलोटिन नामक यंत्र ने भी अत्यधिक सहायता की। इस यंत्र का अधिकार डॉक्टर गिलोटिन ने किया, अतः उसी के नाम पर इसे गिलोटिन कहा गया। इस यंत्र का प्रयोग मृत्युदंड देने के लिए किया जाता था। इस यंत्र में 2 स्तंभों के बीच में एक तेज धार वाले ब्लेड लटका रहता था। जिनको मृत्युदंड देना होता था उसे दोनों स्तंभों के बीच में लिटाकर उसकी गर्दन पर यह ब्लेड गिरा दिया जाता था, जिससे उसकी गर्दन कट जाती थी। इस यंत्र के द्वारा मृत्युदंड सार्वजनिक स्थान पर दिया जाता था, ताकि लोग आतंकित होकर क्रांति के विरुद्ध आवाज़ न उठाए। पांचवा, अन्य आतंकवादी कार्य, अदर टेररिस्ट मेजर्स। जैकोबिन दल ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जिसकी शाखाएं अनेक नगरों में खोली गई। इसके सदस्य क्रांति विरोधी गतिविधियों पर नज़र रखते थे तथा उनकी सूचना पर लोक रक्षा समिति कार्यवाही करती थी। तत्पश्चात संदेह के आधार पर गिरफ्तार व्यक्तियों को मृत्युदंड प्रदान किया जाता था। एक हेडिंग है आतंकवादी शासन प्रारंभ, रीजन ऑफ टेरर्स स्टार्टेड। इस प्रकार विभिन्न अधिकारों से स्वयं को शक्तिशाली बनाने के पश्चात जैकोबिन दल ने आतंक का शासन स्थापित किया। जैकोबिन दल ने आदेश जारी किए कि जो लोग क्रांति का विरोध करेंगे उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। इस आधार पर हजारों व्यक्तियों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। राज परिवार के अनेक सदस्य, जिरोदिन दल के सदस्य व प्रवासी कुलीनों,
इमाइजर्स को मृत्युदंड प्रदान किया गया। लुई 16वें की पत्नी रानी अंत्वायनेत क्वीन अंत्वायनेत को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रानी अंत्वायनेत के अतिरिक्त जिन अन्य व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया उनमें प्रमुख थे ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस ORLGANS ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस, बेली BAILLY बेली, बीरो BIRON बीरो व मादाम रोल MADAM मादाम ROLAND रोला। मादाम रोला ने गिलोटिन पर जाते समय कहा, ये स्वतंत्रता तेरे नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। आतंक के शासनकाल में जैकोबिन दल के 3 भाग थे, जिनके नेता क्रमशः दातो, हर्बर्ट तथा रॉस्बपियर थे। इन दलों में पारस्परिक फूट थी। दातो व रॉस्बपियर ने मिलकर हर्बर्ट की हत्या करवा दी। वह दातो जैकोबिन दल का प्रमुख बन गया। कालांतर में दातो की भी हत्या कर दी गई। वह रॉस्बपियर आतंक के शासन का सर्वेसर्वा बन गया। आतंक के शासन में अनेक स्थानों पर भयंकर विद्रोह हुए, किंतु उनका कठोरतापूर्वक दमन किया गया। ला वेंडी LAVENDWE वेंडी नामक स्थान पर 1800 व्यक्तियों को नदी में डुबा दिया गया। लियांज LYONS लियांज नामक स्थान पर भी भीषण विद्रोह हुआ, किंतु सेना ने पूरा लियांज नगर ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अनेक अन्य नगरों जहां विद्रोह हुए की जनता पर अनेक अत्याचार किए गए। रॉस्बपियर की निरंकुशता के कारण धीरे धीरे उसका विद्रोह बढ़ने लगा। फ्रांस में प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन संकट में दिखा रहा था। कोई नहीं जानता था कि कब किसको संदेह में ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा। 27 जुलाई 1794 को जब रॉस्बपियर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण दे रहा था, उसके विरोधियों ने उसे घेर लिया व उसके साथियों को बंदी बना लिया। अगले दिन 28 जुलाई 1774 को रॉस्बपियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रॉस्बपियर को बंदी बनाने व उसे गिलोटिन पर चढ़ाने की घटना को फ्रांस के इतिहास में थर्मिडोरियन क्रांति THERMIDORIAN थर्मिडोरियन क्रांति रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार रॉस्बपियर की मृत्यु के साथ ही आतंक का राज्य भी समाप्त हो गया। अब एक हेडिंग है, आतंक का शासन समाप्त होने के कारण, काजस फॉर द एंड ऑफ द रीजन ऑफ टेरर। आतंक के शासन के दौरान फ्रांस की जनता को अत्यधिक अत्याचारों का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से यह शासन अल्पकालीन ही रहा। इसके पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला, जैकोबिन दल में फूट आतंक के शासन के पतन का मुख्य कारण था। इसी कारण से जैकोबिन नेता स्वयं ही एक दूसरे की हत्या करने लगे। दातो व रॉस्बपियर ने हर्बर्ट की हत्या कराई। रॉस्बपियर ने दातो का गिलोटिन पर चढ़ा दिया। दूसरा, जैकोबिन दल के नेताओं द्वारा आपस में ही हत्याकांड करने से जैकोबिन दल के सदस्य भी भयभीत होने लगे। उन्हें स्वयं भी यह भय होने लगा कि उन्हें भी कभी भी मृत्युदंड दिया जा सकता था। तीसरा, आतंक का शासन जनता की इच्छा के विरुद्ध कायम किया गया। चौथा, इस शासन के द्वारा क्रांतिकारी स्वयं ही क्रांति विरोधी कार्य कर रहे थे, अतः इसका पतन निश्चित था। पांचवा, अधिक दिनों तक शक्ति के द्वारा किसी भी देश पर शासन नहीं किया जा सकता, अतः इसका पतन निश्चित था। अतः आतंक के शासन का पतन होना स्वाभाविक था। छठवां, फ्रांस ने अनेक देशों से संधियां कर बाह्य आक्रमण के खतरे को टाल दिया था। जनता का विचार था कि कब आतंक के शासन की आवश्यकता नहीं थी, अतः उपरोक्त कारणोंवश आतंक के शासन का पतन हो गया। एक हेडिंग है, आतंक के शासन का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ द रीजन ऑफ टेरर। आतंक के शासन के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जिस समय फ्रांस में आतंकवादी शासन की स्थापना की गई थी, फ्रांस की आंतरिक व बाह्य स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। आतंक के शासन ने फ्रांस को संगठित करने के साथ ही शासन की भी स्थापना की। फ्रांस में राजतंत्र समर्थक निरंतर गणतंत्र का विरोध कर रहे थे। इस शासन ने गणतंत्र विरोधियों का सफाया कर फ्रांस में गणतंत्र को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न
किया। आतंक के शासन के दौरान युद्ध मंत्री कार्नो ने सेना को संगठित व शक्तिशाली बनाया, जिसने फ्रांस को प्रथम संगठन फर्स्ट कोलिएशन के हाथों पर अपमानित होने से बचाया। इसके पश्चात भी आतंक के शासन की कटु आलोचना इतिहासकारों के द्वारा की गई। ऐसे इतिहासकारों ने इस शासन को फ्रांस के इतिहास पर धब्बा बताया तथा इस तुलना के क्रूरतम कालों से की है। इतिहासकारों द्वारा इस प्रकार का वर्णन करने का एक प्रमुख कारण यह है कि आतंक के शासन का यूरोप के अन्य देशों ने घोर विरोध किया था, क्योंकि उन राज्यों में राजतंत्र कायम था। अतः आतंक के शासन के पश्चात जितने भी ग्रंथ अन्य देशों के इतिहासकारों ने लिखे उनमें इसकी कटु आलोचना की गई। इसके पश्चात जितने भी ग्रंथ अन्य देशों के इतिहासकारों ने लिखी उनमें इसकी कटु आलोचना की गई। इसके अतिरिक्त आतंक के शासन के दौरान उच्च वर्ग के लोग ही सर्वाधिक प्रताड़ित किए गए। अतः आतंक के शासन की अधिक आलोचना हुई। फ्रांस में लुई 16वें उसकी रानी मेरी के स्थान पर यदि जनसाधारण में से शासन की अधिक आलोचना हुई। इतिहासकारों ने इस शासन को फ्रांस के इतिहास पर धब्बा बताया तथा इसकी तुलना में क्रूरतम कालों से की है। इतिहासकारों द्वारा इस प्रकार का वर्णन करने का एक प्रमुख कारण यह है कि आतंक के शासन का यूरोप के अन्य देशों ने घोर विरोध किया था, क्योंकि उन राज्यों में राजतंत्र कायम था। अतः आतंक के शासन के पश्चात जितने भी ग्रंथ अन्य देशों के इतिहासकारों ने लिखे उनमें इसकी कटु आलोचना की गई। इसके अतिरिक्त आतंक के शासन के दौरान उच्च वर्ग के लोग ही सर्वाधिक प्रताड़ित किए गए। अतः आतंक के शासन की अधिक आलोचना हुई। फ्रांस में लुई 16वें उसकी रानी मेरी के स्थान पर यदि जनसाधारण में से किसी व्यक्ति व उसकी पत्नी को गिलोटिन पर चढ़ा जाता तो संभवतः कोई कुछ न कहता, किंतु कुलीनों व उच्च वर्ग के लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाए जाने से संपूर्ण यूरोप आतंक के शासन का विरोधी हो गया। इतिहास साक्षी है कि सदैव निर्धन वर्ग ही अत्याचारों का शिकार होता आया है, किंतु आतंक का शासन के दौरान उच्च वर्ग को प्रोत्साहित किए जाने के कारण तीव्र प्रतिक्रिया हुई। वास्तव में आतंक के शासन में निम्न वर्ग के लोगों का न तो गिलोटिन पर चढ़ाया गया और न ही उन्हें किसी प्रकार के परेशान किया गया, अपितु इस जनसाधारण ने स्वयं को सुरक्षित अनुभव किया था। अतः आतंक के शासन की आलोचना करना उचित एवं तर्कसंगत नहीं है। तत्कालीन परिस्थितियां ही इस प्रकार की थी जिसमें कठोर शासन के अभाव में फ्रांस में शांति व व्यवस्था की स्थापना करना संभव न था। रायकर ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, यह एक साधारण एवं असंवैधानिक शासन तंत्र था। ऐसा होना आवश्यक भी था, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि ऐसे समय संकटकालीन ब्रैकेट में सरकार के हाथ संविधान से बंधे हुए नहीं होने चाहिए। इन्वाइटेड कामास क्लोज्ड। एक हेडिंग है डायरेक्टरी का शासन, रूल ऑफ द डायरेक्टरी। राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्वोकेशन का 1795 ई में अंत हो गया, किंतु पतन से पूर्व उसके द्वारा 1795 ई में ही एक संविधान की रचना की गई, जिसे तृतीय वर्ष का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द थर्ड ईयर भी कहा जाता है। इस संविधान ने फ्रांस के भविष्य को निर्धारित किया। इसके अनुसार फ्रांस में 5 सदस्यों की एक डायरेक्टरी के द्वारा शासन किया जाना था। इस डायरेक्टरी का अध्यक्ष इन्हीं 5 सदस्यों में से एक को बारी बारी से होना था। ऐसे इसलिए किया गया था कि ताकि संपूर्ण शक्ति किसी एक की
ही व्यक्तियों को सौंपने से उसके निरंकुश हो जाने का खतरा था। फ्रांस की जनता निरंकुशता से ऊब चुकी थी। वह गणतंत्रात्मक शासन चाहती थी। डायरेक्टरी का कार्यकाल एवं उसके सदस्य, टेन्योर एंड द मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का शासनकाल 27 अक्टूबर 1793 ई से 19 नवंबर 1799 ई तक रहा। डायरेक्टरी के 5 सदस्य बर्रास BARRUS, बर्रास, कार्नो CARNOT, कार्नो एबेसिए ABBESIEYES, रुबेल REUBELL, रुबेल तथा ला REVELLIERE थे। एक हेडिंग है डायरेक्टरी के समक्ष समस्याएं, प्रॉब्लम्स बिफोर द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी ने लगभग 4 वर्षों तक शासन किया। उसका शासनकाल विपत्तियों से भरा हुआ था। डायरेक्टरी का अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हेजन ने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, डायरेक्टरी का 4 वर्ष का इतिहास अनिश्चित तथा संकटपूर्ण रहा और अंत में बलपूर्वक उसको उखाड़ फेंक गया। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। डायरेक्टरी के समक्ष प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। पहला, फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। फ्रांस की मुद्रा असिया ASSIGNATS का अवमूल्यन हो गया था। तत्कालीन फ्रांस की आर्थिक स्थिति के विषय में लियो गर्शियो ने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, जिस समय डायरेक्टरी ने शासन प्रारंभ किया खजाना खाली था। सेना व प्रशासन को बनाए रखने के लिए भी धन नहीं था। कर के रूप में वसूल किए जाने वाला धन आवश्यकता से कम था। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अतः फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारना आवश्यक था। दूसरा, डायरेक्टरी के शासन से पहले फ्रांस में राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत आतंक का शासन था। आतंक के शासन से फ्रांसीसी जनता बुरी तरह ऊब चुकी थी। सरकार पर से उसका विश्वास उठ गया था। उस विश्वास को पुनः स्थापित करना आवश्यक था। तीसरा, 1789 ई की क्रांति के पश्चात फ्रांस में निरंतर अशांति का वातावरण रहा था। जनता इस वातावरण से ऊब चुकी थी तथा शांति चाहती थी। डायरेक्टरी को इस ओर भी ध्यान देना था तथा जनता को रचनात्मक कार्य करके दिखाना आवश्यक था। चौथा, डायरेक्टरी की स्थापना व उसके शासन के विरुद्ध षड्यंत्र किए जा रहे थे। उनको दबाना भी डायरेक्टरी के लिए एक प्रमुख कार्य था। पांचवा, फ्रांस में वैदेशिक आक्रमणों का भय छाया हुआ था। उनसे निपटना भी डायरेक्टरी के लिए आवश्यक था। एक हेडिंग है डायरेक्टरी का गृह नीति, होम पॉलिसी ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के समक्ष इतनी अधिक समस्याएं थी कि उन्हें सुलझाने के लिए अत्यंत योग्य एवं कार्यकुशल व्यक्तियों का डायरेक्टरी का सदस्य होना आवश्यक था। किंतु यह फ्रांस का दुर्भाग्य था कि डायरेक्टरी के अधिकांश सदस्य नाकारा व भ्रष्ट थे। परिणाम स्वरूप डायरेक्टरी के शासनकाल में घूसखोरी व भ्रष्टाचारी का बोलबाला रहा। डायरेक्टरी के सदस्य अपने अपने स्वार्थों में निहित थे। फ्रांस की जनता की समस्याओं की ओर ध्यान देने वाले कोई न था। डायरेक्टरी जनता की किसी भी समस्या को सुलझाने में असफल ही रही। परिणाम स्वरूप डायरेक्टरी के विरुद्ध विद्रोह बनने लगे। पेंथियन विद्रोह, PANTHEON, पेंथियन रिवोल्ट, REVOLT। पेंथियन विद्रोह डायरेक्टरी के शासनकाल की एक प्रमुख घटना थी। इस विद्रोह का उद्देश्य फ्रांस से पूंजीवादी मध्यम वर्गीय राजनीति को समाप्त कर सर्वहारा सरकार की स्थापना करना था। इस विद्रोह का जन्मदाता बेबुफ BEBUF नामक व्यक्ति था। इसी कारण इस घटना को बेवुफ षड्यंत्र भी कहा जाता है। बेबुफ ने 1795 ई में एक संस्था की स्थापना की जिसे पेंथियन संस्था, सोसाइटी ऑफ पेंथियन कहा गया। पेंथियन संस्था का संस्थापक बेबुफ
ट्रिब्यून नामक अखबार का संपादक भी था। बेवुल्फ ने प्रयत्नों से पैंथियन संस्था के सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैकोबिन दल के अनेक सदस्यों का समर्थन भी पैंथियन संस्था को प्राप्त था। इस संस्था ने भारी मात्रा में हथियार एकत्र कर लिए व डायरेक्टरी के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी होने लगी। इस संस्था द्वारा एक अलग डायरेक्टरी का स्थापना की गई। योजना के अनुसार एक निश्चित दिन पेरिस में एकत्र होकर जनता द्वारा सरकार का तख्ता उल्टाया जाता था, किंतु इस बीच सरकार को इस षड्यंत्र की जानकारी हो गई व बेवुल्फ तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बेवुल्फ को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार यह विद्रोह असफल समाप्त हो गया, किंतु यूरोप के इतिहास में इस विद्रोह का अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि यह विद्रोह सफल हो गया होता तो फ्रांस में जनता का वास्तविक शासन स्थापित हो गया होता। इस प्रकार फ्रांस में नवीन युग का आविर्भाव हो गया होता, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा न हुआ। वैदेशिक नीति, फॉरेन पॉलिसी।